यूके एक ऐसी कंट्री जो कभी दुनिया के सबसे स्टेबल और पावरफुल इकोनॉमीज में शामिल थी, आज स्लो ग्रोथ, राइजिंग लिविंग कॉस्ट और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन के बीच जूझ रही है। Inflation in the United Kingdom has surged to a new 40-year high and is now in double digits. Britain is now facing rising food prices, a worsening cost of living crisis and the prospect of a recession. हाँ, आपने सही सुना। दिस इज ब्रिटेन, एक ऐसी कंट्री जो कभी दुनिया पे रूल करती थी और आज अपनी ही इकोनॉमी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बट कैसे एक रॉयल एम्पायर जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पर हुकूमत करता था, आज इतने डीप क्राइसिस में फंस गया है। ये स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ब्रिटेन ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। जर्मनी के बॉम्ब्स ने उनकी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फैक्ट्रीज बर्बाद हो गई थी और लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन जैसे ही पीस आया, एक मेरिकल हुआ। ब्रिटेन को मार्शल प्लान के थ्रू अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई, जिससे यूके ने अपनी फैक्ट्रीज को रीबिल्ड करना स्टार्ट किया। कोल माइंस, स्टील प्लांट, शिपयार्ड सब कुछ वापस से चल पड़े। ये एक तरह से पोस्ट वॉर बूम था, जिसमें जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ में बढ़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो था और मिडिल क्लास उभर रहा था। हर घर में एक कार, एक टीवी और वीकेंड्स पे सी साइड हॉलीडेज काफी नॉर्मल थे। इकोनॉमिस्ट को लगता था ये गोल्डन एरा हमेशा चलेगा, बट वो गलत थे, बिकॉज एक और नया क्राइसिस ब्रिटेन का इंतजार कर रहा था, जो आया 1973 में, जब मिडिल ईस्ट के वॉर्स ने दुनिया भर के सिस्टम्स को क्रम्बल कर दिया। ऑयल के दाम एकदम से ऊपर चढ़ गए और यूके, जो मोस्टली मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करता था, वो भी इस क्राइसिस में फंस गया। और जब पेट्रोल महंगा हुआ, तब सब चीजों के दाम ऊपर जाने लगे और लोग परेशान होने लगे। इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच गई। मतलब सब कुछ इतना महंगा हो गया कि लोग बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। काम करने वाले लोग स्ट्राइक्स पे चले गए। माइनर्स, ट्रक ड्राइवर्स, सब ने काम बंद कर दिया। पूरे देश के हालात एकदम से खराब हो गए। दूध, ब्रेड, फ्यूल सब के लिए लाइन्स लग रही थी। और तब एंट्री हुई मार्गरेट थैचर की, जो 1979 में प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने आते ही पूरी इकोनॉमी का गेम ही बदल दिया। उन्होंने एक के बाद एक बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम, ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश एयरवेज जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज बेच दिए, यानी प्राइवेटाइज कर दिए। उनका मानना था कि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती, गवर्नमेंट सिर्फ एनवायरमेंट बनाती है जहां बिजनेस ग्रो कर सके। और ये सही भी था, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही थी और उन्होंने सोचा कि प्राइवेट हाथों में जाके एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने अमीर लोगों के टैक्सेस भी कम कर दिए, ताकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। इस पॉलिसी को कहा गया ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। मतलब जब अमीर लोग ज्यादा कमाएंगे तो उनके बिजनेसेस से गरीब लोगों के लिए जॉब्स बनेंगी और पैसा धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेगा। लेकिन असल में हुआ बिल्कुल उल्टा। पैसा नीचे आने के बजाय ऊपर ही घूमता रहा। रिच और रिचर होते गए और मिडिल क्लास स्ट्रगल करती रही। इसी दौरान 1986 में ब्रिटेन की इकोनॉमी में एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया, जिसे द बिग बैंग के नाम से जाना गया। ये एक फाइनेंशियल रिफॉर्म था जिसने लंदन के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह बदल दिया। इसमें मार्केट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। ट्रेडिंग फ्लोर्स पर कंप्यूटर्स आ गए और डेकेड्स पुराने रूल्स हटा दिए गए। पहली बार फॉरेन बैंक्स के लिए लंदन के दरवाजे खोल दिए गए। और फिर क्या था, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लंदन की तरफ दौड़ पड़े। लंदन एकदम से पैसा और पावर का मैग्नेट बन गया। हर तरफ नए फाइनेंशियल फर्म्स, ट्रेडिंग कंपनीज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स खुलने लगे। सिटी ऑफ लंदन एक फाइनेंशियल जंगल बन गई, जहाँ हर कोई अपना हिस्सा चाह रहा था। और धीरे धीरे लंदन ने अपनी पुरानी सोई हुई इकोनॉमी को जगा दिया। वो अब सिर्फ एक सिटी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल हार्ट बन गया था। कहते हैं उस दिन से लंदन ने अपना नया एरा स्टार्ट किया, जहां पैसा ही असली पावर बन गया। बैंकर्स और ब्रोकर्स ने बेहिसाब पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। 1980s का एरा एकदम लग्जरी का था। यंग प्रोफेशनल्स एक्सपेंसिव शूट्स पहनते, चैंपियन पार्टीज होती और फरारी चलाकर ऑफिस जाते। लंदन के स्ट्रीट्स पे पैसा लिटरली फ्लो कर रहा था। लेकिन हर साइन के पीछे शैडो होती है। थैचर की पॉलिसीज ने एक तरफ देश को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन दूसरी तरफ डिवाइड भी कर दिया। लंदन और साउथ इंग्लैंड अमीर होते गए, लेकिन नॉर्थ इंग्लैंड के टाउन्स, जहां पहले कोल माइंस और फैक्ट्रीज थी, सब बंद होने लगे। मैन्युफैक्चरिंग स्लोली डेड हो गया। जो लोग पहले अपने हाथ से काम करके फैमिली चलाते थे, वो बेरोजगार हो गए। उनके शहर वीरान पड़ गए। अनएम्प्लॉयमेंट 3 मिलियन तक पहुंच गया। और ये सिर्फ नंबर नहीं था, ये 3 मिलियन जिंदगियां थी जो सिस्टम से बाहर हो गई थी। फिर
आया 1992, एक ऐसा दिन जिसे ब्रिटेन कभी नहीं भूल पाया। इस दिन को हिस्ट्री ने नाम दिया ब्लैक वेडनेसडे। उस वक्त ब्रिटेन ने अपनी करेंसी पाउंड को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से जोड़ रखा था। मतलब सिंपल शब्दों में पाउंड की वैल्यू को एक फिक्स रेंज के अंदर रखना पड़ता था ताकि यूरोपियन करेंसीज के साथ स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन करेंसी ट्रेडर्स को ये पसंद नहीं आया बिकॉज वो चाह कर भी पाउंड से प्रॉफिट नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसकी एक ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस थी, जिसके चलते चारों तरफ से लोग पाउंड बेचने लगे, जिससे एक तरह का पैनिक क्रिएट हो गया। इसे कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पूरी ताकत लगा दी, बिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च कर दिए मार्केट में पाउंड की वैल्यू बचाने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स तक बढ़ा दिए, लेकिन सब कुछ बेकार गया। मार्केट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ब्रिटेन को मजबूरन ERM से बाहर निकलना पड़ा और उस दिन यूके की इकोनॉमी को हजारों करोड़ पाउंड्स का लॉस हुआ। और इस सब के बीच एक आदमी सबसे ज्यादा फेमस हो गया। This man made more than $1 billion last year in a single week. That's right, a single week. Meet George Soros. एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने यूके के खिलाफ बेट लगाई थी। मतलब उसे पहले से अंदाजा था कि पाउंड गिरने वाला है, और जब पाउंड गिरा तो सोरस ने एक ही दिन में 1 बिलियन यूरोस का प्रॉफिट कमा लिया। फिर 1997 में सीन चेंज हुआ और आया एक न्यू फेस, टोनी ब्लेयर ने अपनी पार्टी न्यू लेबर के नाम से रीलॉन्च करी और एक मिडिल पाथ लिया, ना पूरी सोशलिज्म ना पूरी कैपिटलिज्म, एक बैलेंस जहां मार्केट भी ग्रो करे और लोगों को भी फायदा मिले। एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, लेकिन ट्रेजर की प्राइवेटाइजेशन और फ्री मार्केट मॉडल को भी कंटिन्यू रखा। रिजल्ट 1997 से 2007 तक यूके एक स्टेबल, रिच और कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह बिहेव कर रही थी। ग्रोथ स्टेडी थी, GDP 2-3% से बढ़ रही थी, हाउस प्राइस डबल हो गए, लोगों के पास पैसा था, चाइना से चीप माल आ रहा था, EU के सिंगल मार्केट का फायदा मिल रहा था, और नॉर्थ सी ऑयल अभी भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था। लंदन एक ग्लोबल हब बन गया था, फाइनेंस, फैशन, फिल्म सब कुछ यहाँ था। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटेन ने अपने पुराने वोन्स हील कर लिए हैं, लेकिन ब्रो हर बबल कभी ना कभी फूटता है। 2008 में आया वो दिन जिसे पूरी दुनिया नहीं भुला सकती, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका के लेमन ब्रदर्स बैंक के कोलैप्स ने चेन रिएक्शन क्रिएट कर दी। यूके के बड़े बैंक्स भी कोलैप्स के एज पर पहुंच गए। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और लियोर जैसे इंस्टीट्यूशंस टूटने लगे। गवर्नमेंट को मजबूरन उन्हें बेल आउट करना पड़ा। सिर्फ RBS के लिए 45 बिलियन यूरोस का पैसा टैक्स पेयर के खर्चे से डालना पड़ा। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, मतलब नए नोट्स प्रिंट करके इकोनॉमी में डाले गए ताकि मार्केट कोलैप्स ना हो। थोड़े टाइम के लिए सिस्टम बच गया, लेकिन असली प्रॉब्लम वहीं से आ गई। डेट बढ़ता गया और प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो गई। लोगों की इनकम्स बढ़ी नहीं, लेकिन लिविंग कॉस्ट ऊपर जाती गई। 2008 के बाद यूके एक सर्विस इकोनॉमी बन चुका था, जहां लोग फैक्ट्रीज में कार नहीं बना रहे थे बल्कि कैफेज में कॉफी बना रहे थे। लंदन का फाइनेंशियल सेक्टर स्टिल रिच था, लेकिन छोटे शहर और गांव बैक फुट पे थे। और इसी बीच एक साइलेंट बैकबोन था जिससे ब्रिटेन सर्वाइव कर रहा था, एंड दैट इज यूरोपियन यूनियन। अब समझो यूरोपियन यूनियन क्या था। ये बेसिकली 27 यूरोपियन देशों का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है, जहाँ ट्रेड, ट्रेवल और बिजनेस के रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब अगर कोई ब्रिटिश कंपनी फ्रेंच, जर्मनी या इटली में अपना माल बेचना चाहती है तो उसे कोई हेवी टैक्स या एक्स्ट्रा बॉर्डर रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। एक तरह से यूके का इकोनॉमी EU के थ्रू कनेक्टेड था। फ्री ट्रेड, ओपन बॉर्डर्स और एक स्टेबल मार्केट की वजह से वो कोलैप्स होने से बचा हुआ था। लेकिन फिर 26 जून 2016 को यूके में एक रिफरेंडम हुआ। एक सिंपल सा सवाल था, क्या हमें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए या नहीं। और जब रिजल्ट आया तो दुनिया हैरान हो गई। 52% लोगों ने कहा यस, छोड़ देना चाहिए, बिकॉज लोगों के दिमाग में इमिग्रेशन का डर था, सर्विसनिटी का इश्यू था, और साथ ही एक ईगो भी कि यूरोपियन यूनियन यूके की वजह से चल रहा है। ये सब उनका भ्रम था, बिकॉज जैसे उन्होंने रिफरेंडम के बाद यूरोपियन यूनियन छोड़ा उस दिन मार्केट क्रैश हुए, पाउंड 10% गिर गया, और फिर शुरू हुआ एक एंडलेस केओस। थ्रेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, 3 प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए कुछ ही सालों में। ट्रेड बैरियर्स आए, एक्सपोर्ट 15% गिर गया, और ड्रोवर पोर्ट्स पर लॉरीज मशीनों तक अटकी रही। फिर कोविड-19 ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। 2020 में लॉकडाउन से GDP 10% गिर गया, वर्स्ट इन 300 ईयर्स। गवर्नमेंट ने 4 लाख स्कीम से जॉब बचाए, लेकिन बिजनेसेस बंद पड़ गए। जब दुनिया रिकवर कर रही थी, यूके अभी भी प्री एग्जिट के घाव से जूझ रहा था। और तब आया 2022 में मिनी बजट डिजास्टर। लिज ट्रस ने रिच लोगों के लिए टैक्स कट्स किए, स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं की, और मार्केट
मार्केट्स पैनिक में आ गए, पाउंड $1.03 तक गिर गया, पेंशन फंड्स टूट गए और सिर्फ 49 डेज में ट्रस्ट को रिजाइन करना पड़ा। ऋषि सुनक आए स्टेबिलिटी लाने, लेकिन लेट हो चुके थे और अब हालात एकदम से खराब हो चुके थे। 2025 में क्राइसिस अपने पीक पर पहुंच गया। रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी, एनर्जी बिल्स 3 गुना बढ़ गए, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट 8% तक पहुंच गया, इंपोर्ट्स महंगे हो गए, सुपरमार्केट्स खाली हैं, राइट्स हुए लंदन और मैनचेस्टर में और जनरल स्ट्राइक्स ने पूरी इकोनॉमी को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही आज यूके में अनइक्वालिटी अपने पीक पे है। रिचेस्ट 1% ने क्राइसिस के टाइम पर भी काफी ज्यादा पैसा कमाया और मिडिल क्लास टूट गया। अल्टीमेटली यूके बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना। एंड दैट इज फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।